हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। शुरू हो चुका है सबसे बड़ा इलेक्शन शो। अब की बार किसकी सरकार? नजर यूपी, पंजाब और उत्तराखंड की उन खबरों पर जिसका असर होगा 2022 के दंगल पर। बिना देर की आज की 3 बड़ी खबरों के साथ करते हैं शुरुआत, क्योंकि इलेक्शन शो की शुरुआत होगी उत्तर प्रदेश से आ रही सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां यूपी एटीएस ने जबरन धर्मांतरण पर अपनी चार्जशीट दायर कर दी और 6 लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूत का भी दावा किया गया है। चार्जशीट में सिर्फ जबरन धर्मांतरण ही नहीं, बल्कि देश के खिलाफ बड़ी साजिश के सबूत भी मिले हैं। और आपको यह भी बता दें, जबरन धर्मांतरण का मुद्दा यूपी चुनाव में बड़ा मुद्दा बनने वाला है। पूरी खबर पर अपडेट आपको मैं दूंगी। साथ ही दूसरी बड़ी खबर, 6 महीने चुनाव को बाकी हैं और योगी सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रही है। बाकायदा दिल्ली में इसके लिए मंथन हुआ, लेकिन चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के मंत्रिमंडल विस्तार के मायने आखिर है क्या? डिटेल आपको मैं बताऊंगी। तीसरी बड़ी खबर पंजाब कांग्रेस से है, जहां आज एक ऐसी खबर आई है जो बड़ी ब्रेकिंग बन गई। कैप्टन की मंत्रियों की ड्यूटी सिद्धू ने कांग्रेस दफ्तर में लगा दी और मंत्रियों की ड्यूटी लगाने पर कैप्टन ने क्या कहा आपको मैं बताऊंगी। लेकिन यूपी चुनाव किन किन मुद्दों पर लड़ा जाने वाला है, उनमें से जबरन धर्मांतरण एक सबसे बड़ा मुद्दा है और ये वो मुद्दा है जो बीजेपी को सूट भी करता है और बड़े वोट बैंक पर असर डालता है। अब ये मुद्दा जितना उठेगा उतना बीजेपी को फायदा होगा। और आज जबरन धर्मांतरण को लेकर बड़ी खबर आ गई है। यूपी एटीएस ने जबरन धर्मांतरण प्रकरण में चार्जशीट दायर कर दी है। एटीएस का यह दावा है कि 6 आरोपियों के खिलाफ जबरन धर्मांतरण कराने के पुख्ता सबूत हैं। उमर गौतम, जहांगीर आलम, मनु यादव, राहुल भोला, इरफान शेख और सलाउद्दीन के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। ये वो 6 तस्वीरें और 6 नाम आपके सामने हैं। अब तक जबरन धर्मांतरण के आरोप में 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसकी अब 1 सितंबर को कोर्ट में सुनवाई भी होगी। तो जबरन धर्मांतरण एपिसोड का यूपी चुनाव में इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है बताऊंगी, लेकिन पहले एटीएस की चार्जशीट का इनपुट और डिटेल आपके सामने, क्या वो जान लीजिए कि किस तरीके से 6 आरोपियों उमर गौतम, जहांगीर आलम और इसके अलावा मन्नू यादव, राहुल भोला, इरफान शेख और सलाउद्दीन, इनकी गिरफ्तारी के बाद अब पूरे मामले पर चार्जशीट दाखिल की गई है। 417, 120 बी, 298 धारा, साथ ही 295 ए, 153 बी और 358 यूपी विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के तहत चार्जशीट दायर की गई है। एटीएस को इन सभी 6 आरोपियों के खिलाफ देश भर में धर्मांतरण के पुख्ता सबूत भी मिले। धर्मांतरण गिरोह द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों, साथ ही महिलाओं, दिव्यांग, मूक बधिर को बहलाया फुसलाया गया। मूल इच्छा के विरुद्ध डराकर दुर्भावना के साथ धर्मांतरण करवाया गया। धर्मांतरित व्यक्ति को कट्टर विचारधारा से जोड़कर उनके दोस्तों, रिश्तेदारों को मूल धर्म छोड़कर धर्मांतरित कराने की जिम्मेदारी इन्हें दी जाती थी और धर्मांतरित व्यक्ति किसी भी हाल में मूल धर्म में वापस ना आने पाए, इसके लिए वर्कशॉप्स होती थी, ट्रेनिंग्स कराई जाती थी। आरोपियों के इस काम से देश विरोधी अतिवादी विचारधारा के बढ़ने के भी सबूत मिले और जबरन धर्मांतरण के दूसरे धर्मों के आपसी विभिन्नता और कट्टरता इससे बड़ी है। आरोपियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सदस्यों के साथ मिलकर यह पूरा सिंडिकेट बनाया। ये लोग धर्मांतरण के जरिए ही जनसंख्या संतुलन को बदलने की साजिश में जुटते थे और इसके लिए इन लोगों के मूल धर्म के खिलाफ नफरत फैलाई, लोगों को डराया, साथ ही मनोवैज्ञानिक दबाव भी लोगों पर बनाया गया। इनका मंसूबा कितना खतरनाक था, यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने खुद बताया। अभियुक्तों की इस अवैध धर्मांतरण की कार्रवाई से विभिन्न धर्मों के बीच आपसी वैमनस्य एवं कटुता बढ़ी है। रेडिकलाइज्ड व धर्मांतरित व्यक्तियों को देश विरोधी अतिवादी विचारधारा से भी जोड़े जाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अब इन सभी व्यक्तियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। योगी सरकार जबरन धर्मांतरण को लेकर कानून भी बना चुकी है और सजा का प्रावधान भी किया गया है। वो इस मुद्दे को चुनाव में जरूर भुनाएगी, क्योंकि एटीएस ने जो खुलासा किया है वो सिर्फ धर्मांतरण तक नहीं है, राष्ट्र विरोध और राष्ट्रद्रोह दोनों की साजिश के भी सबूत मिले हैं। अब बीजेपी के लिए धर्म और राष्ट्र दोनों ही हमेशा से फेवरेट मुद्दे हैं। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल से जान लेते हैं कि आखिर इसका सियासी इंपैक्ट होगा क्या। विशाल।
देखिए सुरभि, जैसा कि अभी आपने बताया कि चाहे राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हो या फिर इस तरीके का अवैध धर्मांतरण का मामला जिसमें यूपी एटीएस ने चार्जशीट दाखिल की है गंभीर धाराओं में, और ये बताया है कि किस तरीके से न सिर्फ इंडियन डेमोग्राफी को बल्कि उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी को भी बिगाड़ने की साजिश रची गई थी और बाकायदा सुनियोजित तरीके से अंतर्राष्ट्रीय पूरा इसमें हस्तक्षेप था। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए इस तरीके के जो मुद्दे होते हैं वो निश्चित तौर पर उनके संकल्प पत्र में भी होते हैं और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा भी होता है। यही वजह है कि आने वाले 2022 के चुनाव हो या आने वाले 2024 के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी इंडियन डेमोग्राफी को बिगाड़ने की, उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी को बिगाड़ने का निश्चित तौर पर मुद्दा चुनाव में उठाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यह मुद्दा हमेशा से फेवरेट रहा है। यही वजह है कि अपने फेवरेट मुद्दे के साथ भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच जाएगी और बताएगी कि किस तरीके से देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची गई थी जिसको कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी तरीके से निस्तनाबूद किया है। आगे मामले पर नजर बनाए रखें, आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी का। लेकिन इस बीच हमारे पास इनपुट यह भी है कि बीजेपी यूपी चुनाव की तैयारी को लेकर जबरदस्त एक्टिव मोड में है। हर रोज नई रणनीति पर काम किया जा रहा है। अब योगी अपनी कैबिनेट का विस्तार करने जा रहे हैं और सूत्र बता रहे हैं कि अगले 15 दिन में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सूत्रों के मुताबिक योगी के मंत्रिमंडल में 5 से 7 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। कल दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की और उस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ ही यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल भी शामिल रहे। इसके अलावा यह भी बता दें कि करीब 3.5 घंटे तक ये मैराथन मीटिंग चलती रही है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इस मीटिंग में चर्चा की गई है। साथ ही विधान परिषद के 4 नामों पर भी सहमति बनी है। तो कल हुई मैराथन मीटिंग में कौन कौन शामिल था आपको ये बता दिया, लेकिन नड्डा शाह योगी की मीटिंग की डिटेल्स अब आपके सामने, क्योंकि करीब 3.5 घंटे तक यहां पर चर्चा की गई है यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर। साथ ही योगी कैबिनेट के विस्तार पर भी चर्चा की गई है। कुछ ही दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना भी है और योगी कैबिनेट में 7 मंत्रियों की जगह खाली है। 4 नामों पर सहमति बनी है। सरकार और संगठन में संतुलन पर खासतौर पर चर्चा की गई है। साथ ही जातीय और क्षेत्रीय संतुलन की रणनीति पर भी बातचीत की गई है। तो मंत्रिमंडल विस्तार पर मंथन हुआ तो निषाद पार्टी के संजय निषाद की भी अमित शाह से मुलाकात को लेकर खबर आई। संजय निषाद के साथ मीटिंग में जेपी नड्डा, योगी भी मौजूद रहे। कहा तो यह जा रहा है कि संजय निषाद समाज की समस्याओं को लेकर मिलने पहुंचे थे, लेकिन इस मुलाकात को भी योगी सरकार के नए मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। अब सवाल यह भी है कि चुनाव के 6 महीने बचे हैं, उससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार क्यों किया जा रहा है? बीजेपी की आखिर रणनीति है क्या? दरअसल उत्तर प्रदेश में अभी सीएम योगी आदित्यनाथ सहित कुल 53 मंत्री हैं और इनमें 23 कैबिनेट, 9 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 21 राज्य मंत्री हैं। नियम के मुताबिक 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं, इसलिए 7 और मंत्री बनाए जाने की गुंजाइश है। अब बीजेपी इन 7 खाली जगहों को भरकर अपनी सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले को कैसे सेट करना चाहती है, जिसमें जाति समीकरण साधकर वोटर्स को संदेश देने की कोशिश होगी। ब्राह्मण मंत्री शामिल कर ब्राह्मणों को खुश किया जा सकता है। निषाद समाज से संजय निषाद एमएलसी बनाकर मंत्री पद संभाल सकते हैं। साथ ही अपना दल की भी भागीदारी दी जा सकती है। महिला मंत्री बढ़ाए जा सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग ओबीसी जाति को भी जगह मिल सकती है। इधर बीजेपी यूपी में अब सिंहासन पाने की जुगत में रोजाना मीटिंग कर रणनीति बना रही है। वहीं पंजाब से भी मेरे पास इनपुट है, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस भी हर रोज नई रणनीति बनाने में जुटी हुई है। मामला सिद्धू और कैप्टन में फंसा हुआ था, लेकिन अब दोनों में पैचअप की खबर है। पंजाब कांग्रेस में यह नया ट्विस्ट आया है। पूरी डिटेल आपको बताऊं उससे पहले एक तस्वीर देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तस्वीर बनी पंजाब में आज हेडलाइन। सिद्धू आज सुबह कैप्टन के घर पहुंचे, एक दूसरे के गले भी मिले, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि सिद्धू का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया? कहा तो यह जा रहा है कि 10 जनपद से कड़ा मैसेज आया है, आपस में कोऑर्डिनेशन ठीक करें। यही वजह है कि सिद्धू और कैप्टन की यह तस्वीर सामने आई है। दोनों ने मीटिंग्स की और कई बड़े ऐलान भी किए। अब पंजाब कांग्रेस प्रधान सिद्धू की तरफ से सभी मंत्रियों को कांग्रेस दफ्तर में हाजिरी लगाने को कहा गया है। सभी मंत्रियों के रोस्टर लगा दिए गए हैं और इसके अलावा 10 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई गई है, जिसका काम होगा सरकार और संगठन के बीच में समन्वय स्थापित करना। अब ये पूरा फॉर्मूला आखिर है क्या, ये होगा कैसे, आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले हर कोई ये जरूर जानना चाहता है कि अभी तक सिद्धू को कैप्टन के हर काम में कमियां दिख रही थी, वो गायब कैसे हो गई और दोनों एक पेज पर कैसे आ गए? इसकी पूरी टाइमलाइन अब आप जरा समझिए। दरअसल
इस पूरे बदलाव के तार अमरिंदर की दिल्ली यात्रा से जुड़े हुए हैं, जहां 10 जनपद में जब कैप्टन सोनिया गांधी से मिले तो बताया कि पार्टी प्रधान की सरकार की कमियां गिना रहा है और चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। ऐसे जनता के बीच हम क्या मैसेज देंगे? सोनिया से मुलाकात के बाद कैप्टन वापस चंडीगढ़ पहुंचे, लेकिन सिद्धू और उनके सिपहसालार लगातार हमलावर रहे। लेकिन खबर यह मिली कि 10 जनपद से ही सिद्धू का पेच कसा गया और कहा गया कि पंजाब चुनाव में सब मिलकर काम करें और कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे गलत मैसेज पब्लिक के बीच में जाए और पार्टी के लिए ये नुकसान खड़ा करे। इसके बाद सिद्धू और कैप्टन से मुलाकात हुई और मिलकर नया कोऑर्डिनेशन का फॉर्मूला भी तय कर लिया गया है। अब इस फॉर्मूले की डिटेल आपके सामने मैं रखना चाहती हूं, क्योंकि इसी फॉर्मूले के तहत सरकार और पार्टी के काम और रणनीति तैयार करने के लिए खास प्लान तैयार किया गया है, जिसमें लोगों की समस्या और साथ ही पार्टी के काम की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। इसी कमेटी को स्ट्रैटेजिक पॉलिसी ग्रुप नाम दिया गया है। इस ग्रुप की अध्यक्षता कैप्टन अमरिंदर सिंह करेंगे। कमेटी में परगट सिंह के अलावा कैबिनेट मंत्री ब्रह्म महिंद्रा, अरुण चौधरी, मनप्रीत सिंह बादल, नवजोत सिंह सिद्धू के साथ साथ चारों कार्यकारी अध्यक्ष शामिल होंगे। इसके अलावा हर रोज मंत्रियों के कांग्रेस कार्यालय में बैठने का भी फरमान जारी किया गया है, जो लोगों की समस्याएं सुनेंगे। साथ ही पार्टी के नेता भी कार्यालय में बैठेंगे ताकि लोगों की बात आसानी से सुनी जा सके। कौन सा मंत्री किस दिन बैठेगा, पूरा बकायदा रोस्टर तैयार कर दिया गया है। लेकिन पंजाब कांग्रेस के इस नए ट्विस्ट पर अकाली दल ने अब चुटकी ली है। 5 साल बाद रिटर्न ऑर्डर करना पड़ रहा है मिनिस्टर को कि वर्कर को मिलो, तो पौने 5 साल पंजाब की जनता की क्या हालत है। इस करके उनका सरकार का ऑर्डर है, लेकिन ये सारा जो खोखलापन है, जो झूठी इश्तिहारबाजी गवर्नमेंट कर रही है, ये उसकी पोल खुद खोल रहा है कि अब तक मंत्री साहबान पार्टी वर्कर से भी इंटरेक्ट नहीं कर पाए। तो अब अध्यक्ष जी भी तो ला रहे हैं, तो मुख्यमंत्री साहब लिखती ऑर्डर कर रहे हैं सिर्फ एक बात के लिए कि जाके कम से कम अपने पार्टी वर्कर को मिल लो। आज चुनावी राज्य उत्तराखंड से भी एक बहुत बड़ी खबर आई है। डिटेल 5 मिनट के ब्रेक के बाद। यूपी पंजाबी नहीं, उत्तराखंड में भी अब सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। आज जेपी नड्डा 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे, बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लिया। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार की रिपोर्ट कार्ड भी पेश की। कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने की बात कही। नड्डा ने कहा कि सबसे पहले आप सब लोग पूर्व सूचना के अपने जिलों में ही प्रवास करेंगे। अगले महीने तक पन्ना प्रमुख बनाए जाएंगे और कहा कि अनुसूचित जाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा अपने वोटर्स की चिंता करे। कल जेपी नड्डा का साधु संतों और सेना के पूर्व अधिकारियों से मिलने का भी कार्यक्रम है। चुनाव की खबरें अभी और बाकी हैं, कहीं मत जाइएगा। 5 मिनट के ब्रेक के बाद देखिए चुनाव चालीसा। सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।